यूपीएससी एग्ज़ाम को सिर्फ 1 महीना बाकी है और आप लोगों के प्री बोर्ड्स में बिल्कुल अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। मैंने इसमें अपनी तरफ से 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स आप लोगों के मार्क्स को इंक्रीज़ करने के लिए बताई है और ये 3 टिप्स अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो I am sure that you will get more marks what you are getting right now. ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या करना है हमें आंसर को अटेम्प्ट करते वक्त ये बात को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है कि हमें आंसर एग्जामिनर के हिसाब से अटेम्प्ट करना है, ना कि अपने हिसाब से। यानी कि सीबीएसई ने जो मार्किंग स्कीम आप लोगों को दी है उसको पूरी तरीके से आपको दिमाग में बिठा के रखना है वाइल यू आर आंसरिंग, कि क्वेश्चन जो है वो उन्होंने 2 मार्क में पूछा है, उन्होंने 3 मार्क में पूछा है या उन्होंने 5 मार्क में पूछा है, उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। आपको जितना आता है वो आप अपने हिसाब से नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 मार्क वाला आपको बहुत अच्छे से आता है तो आपने उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट लिख के उसको 5 मार्क जितना कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले सीबीएसई की मार्किंग स्कीम को बहुत सीरियसली लेना है और उसी के हिसाब से अटेम्प्ट करना है। दूसरी बात, जितना आप अपने आंसर को पॉइंट्स में यूज़ करेंगे, ठीक है, जितना आप अपने आंसर को स्ट्रक्चर्ड वे में सामने वाले को यानी कि एग्जामिनर को दिखाएंगे, उतना ही आपकी कॉपी जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी। यानी कि यूज़ पॉइंट्स एज जितना आप कर सकते हो उतना। दूसरा, सब हेडिंग्स यूज़ करो जहाँ पे भी आप अपना टॉपिक चेंज कर रहे हो। तीसरा, अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, ताकि एग्जामिनर का ध्यान आपके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स पे जाए, यानी कि उसे दिखाई दे कि आपको आंसर पता था। ठीक है, अगली अगर हम बात देखें तो पुअर रिप्रेजेंटेशन है ना इज इक्वल्स टू लो मार्क्स। हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि अगर आपकी कॉपी में प्रेजेंटेशन जो है अगर वो बहुत पुअर है या अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत कम नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन है ना। यानी कि जो पहली बार आप देखते हो वही आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आखिरी तक रहता है। तो जो पहली बार कोई भी एग्जामिनर आपकी कॉपी देखेगा वही आखिरी तक उसके दिमाग में रहेगी। अगर आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन है, काफ़ी अच्छे से स्ट्रक्चर्ड है, तो आपकी कॉपी को आखिरी तक चेक करते वक्त उसके दिमाग में वही चीज़ें रहेगी। पर पहली ही शीट में अगर आपने अच्छी तरीके से काटा पीटी कर चुके हो और बहुत गंदी तरीके से आपने लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर अपने दिमाग में उस बात को लेके ज़रूर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है कि आंसर हमें एग्जामिनर के हिसाब से करना है, खुद के हिसाब से नहीं करना है। सीबीएसई की मार्किंग स्कीम को बिल्कुल ध्यान में रखना है, जितना हो सके उतना पॉइंट्स में आंसर करना है, सब हेडिंग्स यूज़ करनी है और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। ओके, दूसरी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये है कि बहुत सारे बच्चे पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं, यानी कि कई सारे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। जैसे कि मान लो 2 क्वेश्चन छूट गए या 3 क्वेश्चन छूट गए, जिसकी वजह से आपके 15 to 20 मार्क्स का कंटेंट ऑलरेडी छूट चुका है। यानी कि 80 में से आपने सिर्फ 60 नंबर का अटेम्प्ट किया है। नाउ यू आर ऑलरेडी वे बिहाइंड समबडी एल्स जिसने पूरी तरीके से 80 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। हमें पूरी तरीके से स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट को यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, पेपर को 100% अटेम्प्ट करना है। यानी कि सबसे पहले नेवर लीव अ क्वेश्चन ब्लैंक। कोई भी क्वेश्चन को आप ब्लैंक मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप आधा आंसर भी लिखोगे तो भी आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाएंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। दिस इज़ द की कॉन्सेप्ट यू हैव टू नो। ओके, दूसरी बात, क्लियरली डिवाइड कर लो अपने टाइम को बिफोर एग्ज़ाम की मुझे किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में या किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितना मिनट देना है। अगर उससे ज़्यादा टाइम हो रहा है देन मूव टू अदर वन, बिकॉज अगर आपने ऐसा नहीं किया है, स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं आपका पेपर छूट जाएगा और आप ऑलरेडी जो रेस है उससे कहीं ना कहीं बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो अगली टिप क्या होगी कि 100% आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। किसी भी हाल में पेपर छूटना नहीं चाहिए, और वो कैसे होगा, जब आप स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट करोगे। ठीक है, और जो लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थर्ड टिप है मेरी तरफ से आपको, वो ये है कि PYQs का यूज़ करके रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा NCERT पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट लाइन बाय लाइन, यानी कि NCERT में जो भी चीज़ लिखी है वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि NCERT ही आपकी अल्टीमेट गाइड है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपने डायरेक्शन से इधर उधर हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके नंबर नहीं आएंगे।
ठीक है। तो योर अल्टीमेट गाइड इज़ एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, लाइन टू लाइन पढ़ने के बाद आपको जिस चीज़ पे ध्यान देना है वो है PYQs, क्योंकि PYQs बताएंगे कि CBSE बोर्ड आपसे क्या पूछना चाह रहा है। 90% बोर्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो आते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, है ना, एनसीईआरटी के बाहर के नहीं आते हैं 90%। तो अगर 90% आप ऑलरेडी कवर करके जा रहे हो तो वो 10% हर इंसान के लिए नया है, ठीक है। तो आप, अगर आपका पूरा ध्यान किसी और सोर्स में है एंड यू आर नॉट गिविंग एनसीईआरटी द टाइम विच इट वांट, तो कहीं ना कहीं आप अपने 90% को हैम्पर कर रहे हो। तो 10% में मेहनत करने के बजाय 90% में मेहनत कीजिए, क्योंकि अगर होना होगा तो ये 10% भी इस कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले एनसीईआरटी को टारगेट कीजिए। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद PYQs को एनालाइज कीजिए कम से कम 10 इयर्स के, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। वो आपको समझ में आएंगे कि 2018 में अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो वो उसको वापस से CBSE ने 2022 में पूछा है, तो आपको समझ में आएगा कि CBSE का फेवरेट जोन या फेवरेट टॉपिक है ये, जिससे वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं अपने सब्जेक्ट का बता सकती हूँ, महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन घुमा फिरा के CBSE बच्चों से पूछता ही पूछता है, चाहे वो डांडी मार्च में पूछ ले, चाहे वो CDM में पूछ ले, बट वो महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को भी ये बात कब समझ में आएगी, जब आप PYQs को एनालाइज करोगे कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। अगला क्या है, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। बीच में अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आ रहे हैं PYQs के एनालिसिस के टाइम पे, तो वो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेने हैं, क्योंकि अगर CBSE ने पहले पूछा है तो वो अभी भी पूछ सकता है, ठीक है। तो डायग्राम्स को आप देख सकते हो। अगला है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड केस स्टडीज़, है ना, यानी कि किस तरीके की केस स्टडीज़ जो है वो CBSE पूछ रहा है आपसे, ठीक है। इन पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो सोशल स्टडीज़ हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके की केस स्टडीज CBSE बार बार आपसे पूछ रहा है, और उसी तरीके की केस स्टडीज़ वो अगेन पूछेगा, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। और वो प्रैक्टिस आप कहाँ से कर पाओगे, वो कर पाओगे आप PYQs से, ठीक है। जितनी भी PYQs करते वक्त जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको मिल रही है उसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लीजिए, जितने एग्जाम्पल्स आपको मिल रहे हैं उसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लीजिए, और जितने डायग्राम्स आपको मिल रहे हैं उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये रिपीट हो सकता है या फिर इसके आसपास में CBSE वापस कुछ पूछ सकता है, सो दैट वो कॉन्सेप्ट आपके लिए न्यू नहीं होगा, वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करके रखा होगा। So this is very important that you are well versed with the PYQs, that is previous year questions. Okay, so basically ये 3 टिप अगर आप लोग यूज़ करोगे तो आई एम वेरी श्योर कि आप अपने CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे। और अगर इसी तरीके की और भी टिप्स आप लोगों को जाननी है, और या फिर आप लोगों के अपने कुछ पर्सनल क्वेश्चंस है जो आप पूछना चाहते हो, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो सके उतना लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसी तरीके की और भी यूज़फुल वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।